गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर ललित। चलिए ईवीएस की पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है सभी का। स्वागत है सभी को, मेरा प्रणाम है। इस प्यारी सुबह में आप सभी कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं आज के सेशन में हम क्या समझने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, किन सवालों को करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ईवीएस के एक बेहतरीन सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं आपसे बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के। और सभी एक बार अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज लगातार मिलते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूं पहले सवाल की तरफ। देखते हैं कैसे होंगे सवाल, क्या होंगे आपके जवाब। थैंक यू सरदार नायाब जी, राजेश, पिंकी, प्रियंका, प्रतीक्षा, निभा, श्रीराम, गुड मॉर्निंग। तो चलें भाई, करें बढ़े। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चलिए देख लेते हैं। हाउ मेनी ओवल्स आर फाउंड ओव्यूल्स फाउंड इन द ओवरी ऑफ पपाया फ्लावर, यानी पपीता के फूल में, के अंडाशय में कितने बीजांड पाए जाते हैं? 1, 10, 2 या कई? ऑप्शन आपके समक्ष, प्रश्न भी आपके समक्ष। अब देखो, अगर पपीता को जानते हैं और पपीता आपने खाया, कच्चा पक्का दोनों तरह से खाया होगा ना। देखिए, कच्चा भी खाया होगा, पक्का भी खाया होगा। कच्चा पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पंके पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कुछ याद आया वो वाला पपीता? हाँ जी, नमस्कार। तो ए यानी एक पाया जाता, ऐसी बात हो रही है। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने प्रयास किए, लेकिन आपको बता दें आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है। पपीते के फूल के अंडाशय में कई बीजांड पाए जाते हैं। हम नॉट आस्किंग के कितनी एक लिंगी या दो लिंगी होता, मैंने लिंग के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि इसमें जो पौधे होते हैं मादा और नर एक लिंगी होते हैं, यानी या तो नर होगा या मादा होगा, वो निषेचन आपस में करते, परागण क्रिया होती है। लेकिन बीजांड तो बहुत सारे होते हैं। एक फूल के अंडाशय में कई बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में ये बीजांड कई बीजों में विकसित हो जाते हैं और परागित होने के बाद मादा फूल से पपीता फल बनता है। जब तो गुच्छे लगते हैं। कहां हुआ पपीता गुच्छे में लटकता है? ऐसा कैसे करोगे? ऐसी बात बनेगी तो कैसे काम बनेगा? पहला ही सवाल पर धराशायी हो जाओगे तो कैसे काम बनेगा? सवालों का लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और आप मजबूती से सवालों को करने चाहिए। गलत हो गया है, काफी जवाब पलटी मार दिया आपने। कोई बात नहीं है, पलटी मारी। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं में से कौन सा समूह बीज का प्रतिनिधित्व करता है? Which of the following group of food item is represented by seeds? जई जई और काली मिर्च, चावल, दालचीनी, मसूर और लौंग, साबूदाना और जौ। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो बीज का प्रतिनिधित्व करता है? जो बीज है मतलब आपको बताना है। देखिए, हाँ ए नहीं समझ पाए, हाँ कोई बात नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? ओ गुड मॉर्निंग। अब सवाल देखेंगे, जवाब मिलेगा सी, मसूर और लौंग। बहुत बढ़िया, यहां पर जवाब देने की बहुत अच्छी कोशिश श्रीराम की द्वारा। और ऑप्शन आपके द्वारा क्या मिलेंगे? बहुत बढ़िया, सी और ए में आप थोड़े से कंफ्यूज। डी भी आ गया है विकल्प, कैसे हैं आप? तो यहां पर जवाब थोड़ा सा टकरा चुका है। और ये लाइक इतने कम क्यों है भाई? जुड़ते ही लाइक कर दिया करो, या लाइक करने का धर्म होना चाहिए। आओ ऐसे नमस्कार नमस्कार लाइक सर, ऐसे नमस्ते के साथ लाइक आना चाहिए। तो भाई यहां पर एबीसीडी के रूप में आप फंस गए। चलो एक बार इनको दर्शन करवा देते हैं आपको। आपने सारे चीजें देखी होंगी। इसको तो देखा है, इसको बोलते हैं जई, और जई का बनता ओट्स। आप इसको ओट्स भी खाते हैं। हालांकि जई जब ग्रीन होती है, जब हरी जई होती है तो पशुओं के चारे में काम आती है, और जई जब सूख जाती है तो भैंसों को या जानवरों को ये जई पानी में डालकर खिलाई जाती है, जिससे उनके पोषण उनको मिल जाता है। ये काली मिर्च है इधर वाली, जो ऑलरेडी बीज की ही होती है। ये गुच्छा लगता है बीज का, उसमें से छोड़ा ले दिया, ये लौंग बन जाती है। तो जई और काली मिर्च का बीज के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि मसूर को दलहन में आता है। मसूर तो दलहन में आता है ना। चावल और जई अनाज भी हैं। लौंग फूल है और दालचीनी छाल है। साबूदाना स्टार्च है, जिसके विभिन्न उष्णकटिबंधीय खजूर के तनों के स्पंजनुमा केंद्रीय मज्जा से निकाला जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जई और काली मिर्च। अच्छा बताओ, ये कौन सा पेड़ है? ये किसका पेड़ है? कोई मुझे बताएगा ये किसका पेड़ है? चलो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने एक पेड़ रखा है। इस पेड़ को बताओ, पहचान, आइडेंटिफाई करो किस चीज का पेड़ है। और मुझे उम्मीद आप जरूर बता देंगे ये पेड़ किस चीज का है। किसको इसको पता है ये पेड़ किसका है?
और आपका जवाब बहुत अच्छा सा आना चाहिए। और ये लाइक बढ़ाते रहो भाई, लाइक नहीं मिल रहा है मुझे, देखेंगे लाभ, लाइक 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 कहां मिलेगा, अरे मिर्च का है, बहुत बढ़िया। तो ये है मिर्च का पेड़ नहीं है, ये है, अब पहचानो ये है किसका पेड़, लौंग का पेड़ ऐसा होता है। अब मैं आपको बहुत सारी चीज दिखाने वाला हूं जिसे अब समझ में आएंगे। लौंग का पेड़ है, बहुत बढ़िया। और लौंग जो है वो एक कली के रूप में मानी जाती है, फूल खिलता है और उसकी पीछे वाली डंडी को तोड़ लेते हैं, वही कली बन जाती है, उसी को कहते हैं लौंग। इसके साथ ये क्या है, किसी को पता है ये पेड़ किस चीज का है? आपके स्क्रीन पर एक और पेड़ है, बहुत अच्छे से यूज करते हो उसको, खाने में यूज करते हो आप। और जवाब मिलेगा क्या, बहुत बढ़िया। हाँ, लौंग तो बहुत जगह काम, दांत का दर्द हो, आपके पेट में कीड़े हो उनको भी, ये हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, लौंग बहुत काम आती है। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तेज पत्ता, आपको पता तेज पत्ता ऐसा भी होता है? बिल्कुल। अब ये ग्रीन वाला है, सूखा वाला। और तेज पत्ते को क्या कहा जाता है? यही है तेज पत्ते की छाल, इस पेड़ की जो छाल होती है उसको क्या कहा जाता है? दालचीनी। याद रहेगा, तेज पत्ता उस पेड़ के पत्ते को बोलते जो मसालों में डालते, उसकी जो छाल निकाली जाती है उसको आप दालचीनी के नाम से जानते हैं। तो ये दालचीनी भी वही है, समझ लेना, तेज पत्ता ये दालचीनी, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक ही बात है, सब मसाले बहुत अच्छे बनते हैं इनसे। बात समझ में आ गई? तो चलो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं। आम रोएदार भूरे रंग के पक्षी जिन्हें गोरैया के रूप में जाना जाता है की संख्या भारत में कुछ कारणों से बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण क्या है? द नंबर ऑफ कॉमन फुली, इसको बोलते हैं हाउस स्पैरो भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हाउस स्पैरो दैट इज गोरैया हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली इन इंडिया ड्यू टू सम रीजंस। वन ऑफ द मेन रीजन इज व्हाट? शिकार, अवैध शिकार, वनों की कटाई या सेलफोन टावर में वृद्धि। और शायद आपने देखा होगा, हाँ, तेजपत्ता का ही दालचीनी बनता है श्री राम जी। तो आपका मुझे जवाब मिल रहा है, आपका बे लीफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डी। तो आपने, आप में से किस किसने गोरैया देखी है? आप में से किसी ने गोरैया देखी है? गोरैया, हाउस स्पैरो। हालांकि गोरैया की संख्या इतनी कम भारत में हो चुकी है, उसके लिए विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, आप जानते हैं? इसके लिए विश्व गोरैया दिवस भी मनाया गया जिससे कि हम उस गोरैया को सेव कर पाए, ठीक है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं गोरैया के बारे में भी। गुड़िया रे गुड़िया रे, ये देखो, इस तरह के पक्षी अब बहुत पहले होते थे, जब मैं बचपन में था इनके पूरे झुंड के झुंड होते थे, लेकिन अब ये लिमिटेड रूप में रहने लगे हैं। विश्व गोरैया दिवस को गोरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के दिन मनाया जाता है, इसको बोलते हैं गोरैया दिवस। इसके साथ साथ गोरैया के बारे में बता दें, भारत में गोरैया के विलुप्त होने के कई कारण हैं, जैसे बढ़ती हुई सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बढ़ते हुए सेल फोन टावर। जो सेल फोन टावर से जो चुंबकीय तरंगें निकलती है जो आपके मोबाइल को कनेक्ट करती हैं, वो इस पक्षी के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत ही छोटा सा पतला सा जीव है, वो उनको सहन नहीं कर पाता और वो मरने लगे। सीसा जो पेट्रोल रहित सा उपयोग होने लगा, उससे प्रदूषण और सीमित भोजन की होड़ में ये विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है। इसलिए इसको विश्व गोरैया दिवस के रूप में इस गोरैया को बचाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। हाँ, जो रेडिएशन है उससे बहुत ज्यादा इनको दिक्कत हो रही है। भैया लाइक करने में क्या दिक्कत है? क्या आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है गोरिया क्या कह रही है? देखो गोरिया क्या कह रही है, मुंह खोल के बोल दो, क्या बोलती है ये बोलती है, देखो लाइक, फिर दोबारा ये बार बार लाइक लाइक बोल रही है। और आप इतने दुश्वार हो रहे हैं, इतना आपके लिए लाइक देना होगा, गोरिया भी कह के मर जाएगी, आप लाइक नहीं करोगे हैं? इसकी बात मानो, ये तो ऐसे अंतिम शब्द विचारी के। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जिन्हें हम खाते संशोधित जड़ नहीं है? इनमें से कौन सी जड़ संशोधित नहीं है, ये आपको बताना है। शकरकंद, मूली, अदरक या शलजम। स्वीट पोटैटो, रेडिश, जिंजर या टर्निप। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसको आप मॉडिफाइड रूट नहीं कह सकते? तो देखेंगे, कर दिए हैं, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बढ़ते हैं आप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? लेट्स सी, समझ लेते हैं जवाब को। इनमें से कौन सी संशोधित जड़ नहीं? और यहां पर आपका मिल रहा है शकरकंद, आपको मिल रहा है मूली, अदरक, शलजम। सुबह सुबह नाश्ते में बनाओ मूली के परांठे, शलजम की बनाओ सब्जी, और शकरकंद खाओ भून के, और अदरक डालो चाय में, है ना। अब देखो इनकी कहानी बनती है, और आपका जवाब मिल रहा है मुझे सी। क्या बात है, चलो देख लेते हैं। और अगर आपने कहा अदरक, तो एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अदरक का भी छोटा सा पेड़ होता है, ये अदरक का पेड़ है ना, जिसको अदरक इसके पेड़ से निकलती है जो उसके तने में बनती है। इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूं आपको। तो अदरक क्या है? संशोधित भूमिगत तना है जिसमें ग्रंथियां और अंतर ग्रंथियां होती हैं। अब जो प्रकंद हैं, जो बिल्कुल तने वाली जड़ हैं,
वो क्या, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर और ये शकरकंद जो है संशोधित जड़ के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है, ये संशोधित जड़ के उदाहरण कौन कौन से, शलजम, मूली और शकरकंद। इसको शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। ये बेल के अंदर लगता है और धरती में फूल जाता है। अदरक, हाँ अदरक जो वो संशोधित तना माना जाता है। बहुत बढ़िया जवाब, अरे क्या बात है भानु जी, बहुत ही खूबसूरत, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। द ट्री हुज रूट्स ग्रो फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। बरगद का पेड़, रेगिस्तानी बलूत, इसको रेगिस्तानी बलूत को रेगिस्तानी ओक, इंग्लिश में इसका नाम ओक है, इधर लिखा है डेजर्ट ओक। खजूर, डेजर्ट ओक पर तो बहुत सारे सवाल पूछे गए ना, सीटेट में 2021 के ऑनलाइन पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इस पेड़ से आए थे, रेगिस्तानी ओक के बारे में या रेगिस्तानी बलूत को लेकर के। खजूर या नीम का पेड़, इनमें से कौन सा होता है जिसकी जड़ें विकसित होती हैं? और आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है ना, बरगद को मानते हो ना, बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है और बरगद की जड़ें कुछ इस तरह से होती हैं जो इससे लटक करके जमीन में लग जाती है और इनसे इसको सपोर्ट मिलता है और यहां से नए वृक्ष भी बनने शुरू हो जाते हैं, इन पर भी पूरी जान होती है। तो बरगद के पेड़ में अतिरिक्त जड़ें होती हैं जो इसे सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से निकलती हैं। इन जड़ों को अवलंब जड़ें कहते हैं जो मोटे कष्टानु तने के रूप में विकसित होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखे होंगे इसको, ये राजस्थानी ओक है, इसकी क्या खास बात है, इसको तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। ये राजस्थानी ओक है और इसकी जड़ें धरती में पानी की तलाश में इतनी नीचे चली जाती हैं कि वो जब तक पानी नहीं मिल जाता तब तक शांत नहीं होती हैं, तो उसको राजस्थानी ओक बोलते हैं। और राजस्थानी ओक अगर ऊपर 10 फीट है तो उसकी जड़ें उससे 3 गुना ज्यादा होती, 30 फुट जमीन में चली जाएंगी और ये पानी को अपने तने में संशोधित इकट्ठा कर लेता है। और जब किसी को, आदमी को प्यास लगती है, वो क्या करता है, तने में पाइप डालता है, काट कर पानी पी लेता है। तो ये पानी को इकट्ठा करने का भी काम करता है, ठीक है ना। ये सब जानते हैं। खजूर को कौन नहीं जानता, खजूर भी क्या है, ये शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं और इसमें जो खजूर लगता है उसको खाकर लोग, खजूर की खास बात क्या है कि इसकी जो डेट होता है उसको जो खाते हो तो पानी की कमी को ये होने नहीं देता है। आपने देखा होगा अधिकांश रूप से जब आप देखते होंगे जब रोजे और नमाज रमजान चलते हैं तो उनमें अधिकांश लोग खजूर का सेवन करते हैं। क्यों? थैंक यू अभिषेक जी। क्यों करते हैं खजूर का सेवन? क्योंकि उससे जो है ना, जो डिहाइड्रेशन है वो बहुत कम होता है। इसके साथ बात करते हैं, नीम को कौन नहीं जानता। नीम को बहुत अच्छा एक औषधि वाला पौधा माना जाता है। बचपन में किसी को फुंसी निकल आई तो भाई नीम के पत्तों से नहा ले, किसी को खून में लग रहा है वहां से निकल रहे, नीम के पत्ते चबा ले, दांत करना हो को आपको ब्रश करना हो तो नीम की डंडी से कर लो क्योंकि कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये नीम की बात है। और नीम की खास बात एक और है, नीम के जो पेड़ है उसमें खास बात क्या होती है कि इसके जो पत्ते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। क्यों? इनके अंदर क्या बात होती है, ये जो वातावरण में धूल के कण है ये पेड़ उनको सोख लेते हैं और फ्रेश वायु आपको दे देते हैं। इनकी ये खास बात और है नीम का पत्ता, ठीक है ना। तो याद रहेगा, बहुत बढ़िया, ऐसी समझते चलो। एक और सवाल आ जाता है, चलो देखते हैं। पोषक तत्वों में के निम्नलिखित में से किस समूह की गर्भ अवस्था के दौरान आवश्यकता होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं, गर्भवती होती हैं, तो उनमें गर्भ अवस्था के दौरान उनको क्या खाना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा भी उनके जो गर्भ में होता है तो उसको भी उनको पोषण देना होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो उनको ज्यादा खानी चाहिए? हाँ, नीम औषधि पौधा है, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा, मेडिसिन प्लांट है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिलेगा तेजी से और आप यहां पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत बढ़िया। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी, क्या बात है, सबको पता है, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन हम सी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब गर्भ अवस्था में होता है उसको, बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, उसके शरीर को एनर्जी देने के लिए, प्रोटीन, नई चीजों को बनाने के लिए, आयरन, उसमें किसी भी चीज की कमी ना हो, कैल्शियम और फास्फोरस, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, फास्फोरस को कह सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। गर्भवती महिला को अपने शरीर में भ्रूण को खिलाने के लिए पोषक तत्व लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर मां नहीं खाएगी तो बच्चा कैसे पोषित होगा। तो उनको बच्चों के ऊतकों के विकास के लिए प्रोटीन, अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट, रक्त के लिए आयरन, हड्डियां बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस लेना चाहिए। स्तनपान कराने की वाली मां को दूध के निर्माण के लिए अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन लेना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको स्तनपान भी कराना पड़ता है। तो उसके लिए उनको क्या खाना चाहिए जिससे अधिक स्तन दूध आ सके, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन लेना चाहिए। तो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन आपने दिया है, बहुत ही खूबसूरत, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसका मतलब, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे इस पर भी क्या प्रक्रिया आपकी होती है। एक और सवाल विटामिन से ले लेते हैं, चलो। अन्य खनिजों की तुलना में बड़ी मात्रा में शरीर के लिए खनिज का युग्म कौन सा है?
required by the body the large quantities as compared to other minerals, a pair of minerals, यानी other minerals के अलावा इनमें से कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा चाहिए? सल्फर और आयरन, तो देख लेंगे भैया आपका जवाब क्या मिलेगा। सल्फर और आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, फास्फोरस और मैलिब्डेनम। तो देखेंगे आपका जवाब हमें ABCD से क्या मिलता है, अन्य खनिजों की तुलना में। देखो अन्य खनिज तो आपको खाते ही हो, लेते ही हो, बहुत सारे खनिज आप खाते, उनके अलावा आपको और कौन सा विटामिन आपको लेना पड़ेगा जी। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है, इनमें से कौन सा युग्म है आपको जो लेना चाहिए, और आप बताएंगे बी ऑप्शन। क्या बात है, बी ऑप्शन यहां पर मिल रहा है मुझे। और आपको बता दे भैया ऑप्शन नंबर बी अगर आप चूज कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, कैल्शियम तो मेन में ही आता है, आपको सोडियम और पोटेशियम लेने की आवश्यकता है। समझ लेते हैं एक बार। विटामिन की तरह खनिज सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। कुछ खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर डाइक्लोराइड और सल्फर क्लोराइड और मैग्नीशियम की आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है। तो आप कह सकते हैं इनमें से कौन सा युग्म है, कैल्शियम फास्फोरस नहीं है ना, सल्फर के साथ आयरन बना हुआ है, तो ये आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मिला मुझे देखो सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर क्लोराइड है और मैग्नीशियम, इनकी आवश्यकता होती है। तो मैं कह दूं सोडियम और पोटेशियम ये रहा, क्योंकि यहां पर कैल्शियम का आयोडीन ऑलरेडी जब NaCl आप जब लेते हो, नमक लेते हो, तो नमक में ऑलरेडी आयोडीन की मात्रा होती है, तो वहां पर उसको आप कवर कर सकते हो। अभी मैं पूछूंगा आयोडीन पर, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे और सल्फर की जरूरत नहीं पड़ती है, सल्फर क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। बहुत बड़ी पलटी मार लो सब लोग। हाँ सी होगा बिल्कुल राजेश। तो सभी लोग भी जवाब देते रहो और लाइक करते रहो, प्यार बांटते चलो। इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशन लिख दी है, जिससे कि मैं अब इसको भेजूंगा तो आप इसको आसानी से पढ़ भी पाएंगे। एक मरीज चिकित्सक से मसूड़ों से खून बहने, जोड़ों में दर्द और कमजोरी की शिकायत करता है। ए पेशेंट विजिट द डॉक्टर विद ब्लीडिंग गम्स, जॉइंट पेन एंड कंप्लेन ऑफ वीकनेस। सो व्हाट वुड डॉक्टर एडवाइज हिम टू ईट? तो डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देगा? खमीर, दूध, आंवला। जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार है भाई, मेरा प्यार है नमस्कार। और बच्चों की संख्या कम है, एक बार जल्दी से शेयर मार के आ जाओ सभी लोग, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। खमीर, दूध, आंवला, खमीर गोभी दूध, अंकुरित चना आंवला संतरा, या पनीर अंकुरित चना मूंगफली। तो देखेंगे आपका इनमें से क्या प्रतिक्रिया होगी सवाल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन चीजों को खाते तो होंगे, पक्का ऐसा नहीं खाते होंगे, खाते सब है, लेकिन हमें आवश्यकता आपसे है कि आपका जवाब क्या मिलेगा जी। तो लेट्स सी, देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिल रहा है। और यहां पर मिल रहा है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इस बार तो आपने धमाका कर दिया है, जवाब में आपका जो उत्तर है काफी बढ़िया है, और यही तो मुझे चाहिए कि आपके जवाब बहुत ही खतरनाक होने चाहिए। बहुत बढ़िया। खमीर को बोलते हैं, आप मान सकते हैं खमीर को यीस्ट, जानते हैं यीस्ट, लिखा है ना यीस्ट। अच्छा, आप जलेबी किसकी खाते हैं? जलेबी किसकी बनती है? बहुत बढ़िया भानु, जलेबी की खमीर की बनती है ना, खट्टा हो जाता है जब आटा फूल जाता है, उसको खमीर बोलते हैं। ब्रेड किसका बनता है? वो खमीर का बनता है, खमीर ही बोलते हैं उसको हिंदी उर्दू में, वैसे यीस्ट इंग्लिश में है। अच्छा, आपके यहां पर जलेबी को बोलाते हैं तो एक दिन पहले आटा घोलते हो, खट्टा हो जाता है ना, उसमें खमीर आ जाता है, उसको बोलते हैं खमीर। ठीक है ना, चलिए तो समझ लेते हैं। अंकुरित चना, जब आपको जोड़ों में दर्द है, खून बह रहा है, कमजोरी है, तो आपके अंदर किस चीज की कमी है? आपके अंदर, हाँ, खून आना, दर्द होना, यह है किसकी निशानी जी? खून आना, देखो खून आना, दर्द होना, देखकर उसको दर्द की होती है अनुभूति। बोली मैं बड़ी हंसी हूं, देखकर होती है उसको खुशी की अनुभूति। मैं बोलता हूं तू बड़ी हंसी है, तो लड़की बोली बेटा तू अंकुरित चना आंवला संतरा खा, तेरे अंदर विटामिन सी की कमी है, तभी दर्द हो रहा है तुझे। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा। विटामिन सी बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए, विटामिन सी मिलेगा तभी बात बनेगी। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, जोड़ों में दर्द और कमजोरी आती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अंकुरित चने, आंवला और नारंगी जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को खाने की सलाह दी जाती है। तो आप भी विटामिन सी पर कूद जाओ, और दर्द हो रहा है तो हंसी की तरफ मत जाओ, विटामिन सी की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है ना, बात समझ में आई। एक और, पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनके जुड़े हीनताजन्य रोग, यानी ये हीनताजन्य रोग हैं जिनको देखकर लोगों को हीन भावना आती है, थोड़ी सी पढ़ें। आयरन की कमी से
पेलाग्रा होता है, आपको सही ग्रुप चुनना है। आयोडीन की कमी से घिंगा होता है, प्रोटीन की क्वाशिक और कर होता है, विटामिन की जी कमी से मरासमस रोग होता है। इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन से गलत मिले हुए हैं? हाँ, विटामिन सी का कैप्सूल देना पड़ेगा जी। इनमें से कौन सा आपको लगता है गलत जोड़ा है, मतलब आपको गलत बताना, सही नहीं बताना है, तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। और यहां पर कह रहे हैं कि सर ए ए ए ए ए और 4 सी ऑप्शन, ओ माय गॉड। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी सी डी मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप जूझ रहे हैं सवालों के उत्तर के साथ। तो अगर आपको भी सेशन समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है सवाल तो चलो मिलाते हैं। मैं सब चीजों को आपको प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगा जिससे आपको गलत टेंशन ना हो। और आपने कहा ए, और एकदम सही बात है। देखो, एक, आयरन से पेलाग्रा नहीं होता, विटामिन से पेलाग्रा होना चाहिए, है ना। आयरन से मरासमस होता है। तो राइट ऑप्शन 1 और 4 जोड़े जो अलग अलग। अब ये कौन कौन सी बीमारी हो सकता है? ये बीमारी ऐसी लिखी जिनके नाम आपको ना पता हो। ये हो सकता है ना कि सर हमें तो इनका पता ही नहीं है कि भाई आपने कौन कौन से इसमें नाम दिए हैं। हो सकता है नाम आपको ना पता हो, चलो बता देते हैं। पहला रोग आता है जिसको बोलते हैं मरासमस, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। इसको आप हिंदी भाषा में सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। सुना है ना आपने? तो सूखे रोग में बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी मांसपेशियां, मस्तिष्क मंदन, आंखें, डुलर शरीर, कमजोर मांसपेशियां और शरीर का विकास नहीं हो पाता। उसको बोलते हैं सूखा रोग। तो सूखा रोग को ही मरासमस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सूखा रोग। तो इसकी ये किससे कम होता है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से इस तरह का रोग हो जाता है। तो अब आप बच्चों को क्या करें? प्रॉपर मात्रा में डाइट दें जिससे कि बच्चा ऐसा ना हो। हालांकि अब तो ये बहुत कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं उन्हीं में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज का। दूसरा रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है? विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 के उनाव में कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय से समस्या से होठ सूज जाते हैं, और चेहरे पर ये जो दाग हैं, ये तो मैं बहुत कम दिखाया हूं, ये दाग बढ़ जाते हैं इनका। मैंने ऊपर से सर काट दिया, किसी का फोटो दिखाना सही नहीं है ऐसे, इसलिए मैंने इसको ऊपर से हटा दिया है। तो त्वचा पर काले और भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, इसको पेलाग्रा बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं झाइयां पड़ गई यहां पर बहुत ज्यादा, तो ये झाइयों की ही प्रकृति में आता है। तीसरा रोग होता है जिसको आप बोलते हैं घेंगा। ये घेंगा है, ये गले में हो जाता, पहले बहुत ज्यादा होता था। तो आयोडीन की कमी से, जब आयोडीन नहीं खाया जाता है प्रॉपर मात्रा में, तो ये रोग हो जाता है। इसको आप एड में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग क्या घेंगा है, जो गले में इस तरह से फूल जाता है। और ये आयोडीन कहां मिलता है? NaCl में, यानी नमक के साथ आयोडीन को प्रॉपर मात्रा में लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा एड पे भी आता है आयोडीन युक्त नमक, सुना होगा आपने आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो ये आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसी की कमी से आप घेंगा रोग आपको परेशान कर सकता है। आगे एक और बढ़े, इसको रोग को बोलते हैं क्वाशियोरकर। इसको क्या बोलते हैं, कोई पता है? इसको हिंदी में किसी को इसका नाम पता है? क्वाशियोरकर, इसका नाम किसी को पता है? हिंदी में पता हो तो कोई मुझे बताए जी। अरिशु, एक्चुअली अगर आप पिक्चर नहीं देखोगे ना, देखो अगर मैं क्वाशिक और बताऊं तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको बोलूं मरासमस क्या रोग है, आप कभी पहचान ही नहीं पाओगे। इनको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, समुद्री सवाल से पता तो बिल्कुल। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है इसका नाम? इसको बोलते हैं कुपोषण। ये कुपोषण है, इसको कुपोषण बोलते हैं। तो यहां पर बच्चा कुपोषित हो जाता है, यानी उसको पूरा पोषण नहीं मिल जाता, इसको कुपोषण बोलते हैं। जहां पर बच्चे का पेट फूल जाना, मुंह पतला हो जाना, या उसके हाथ पैरों का सुडौल हो जाना, वो सही स्थिर हो जाना, नहीं चल पाते हैं, तो ये भी रोग किसकी कमी से होता है? जितने भी पोषक तत्व हैं, बहुत बढ़िया माही, उसको कुपोषण बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई सारा? तो राइट ऑप्शन समझ में, सारे रोग समझ में आ गए ना। इसलिए आयरन की कमी से पेलाग्रा नहीं होता, पेलाग्रा विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन की कमी से नहीं, प्रोटीन कमी से मरासमस होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। तो ये रोग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बेबी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये रोग यहां पर दिए हैं, ठीक है ना जी। हाँ, अफ्रीकन, बिल्कुल सदा सही कहा आपने, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ करके, और काफी अच्छा भी समझ में आ रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है पिक्चर्स को देने का, जिससे कि आप लोग आसानी से इनको आइडेंटिफाई। अब वैसे इसको मरासमस को भूल जाओ, इस बच्चे को नहीं भूलोगे आप, इसीलिए आपको ये चित्र दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। पानी की सफाई निम्नलिखित में से कौन सी विधि या उपकरण पानी की मलिनता साफ करने के लिए सहायता करते हैं? Which of the following methods, equipments of water purification help in cleaning the turbidity of water? Does which one is the right answer from your side? क्वेश्चन देखेंगे, आपका जवाब क्या मिलेगा जी।
तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन आपके देखो, हालांकि हाँ बिल्कुल, संतुलित भोजन न मिलने से बच्चे का पेट निकल आता है, बिल्कुल बिल्कुल, सर पैर पतले रहते हैं, बिल्कुल सही कहा भानु आपने। तो राइट ऑप्शन मिलना उबालना। देखो, पानी की सफाई इनमें से कौन सी विधि के द्वारा की जाती है जिसमें उसकी मलिनता को साफ किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है। हालांकि जितनी भी चीजें यहां लिखी हैं सभी पानी की सफाई के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये सभी जो भी आपके सामने लिखा है, यहां सभी जो चीजें हैं वो की जाती हैं। लेकिन आपको बता दें, यहां पर जो पूछा गया है वो सफाई के बारे में बात हो रही है। सफाई कौन सी? पानी की मलिनता साफ करने के लिए की जाती है। मलिनता मतलब उसमें कुछ घुला हुआ है, घुलनशील है, उसको कम करने के लिए। देखिए आपको बता दें, ये सारे ही रोग सही है, सारे ही ऑप्शन सही है। अवसादन क्या होता है? पानी से रेत को अलग करने को कहते हैं। क्लोरीन को, जब आप किसी बड़े एनवायरमेंट की बात करते हैं, वो पानी खराब ना हो, उसमें क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। उबालने से उस पानी में शुद्धता लाई जाती है, जो उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। फिटकरी हमेशा इस काम के लिए यूज आती है। आपकी कक्षा में देखो जाकर एग्जांपल होगा कि एक पानी में आप पानी को घोलो, गंदा पानी, उसमें फिटकरी की डली डाल दो, तो फिटकरी से वो कण भारी होकर जमीन में बैठ जाते हैं और वो पानी प्योरीफाई हो जाता है। इसलिए फिटकरी इसका एकदम सही, उसकी मलिनता को दूर करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई यहां पर जवाबों को पढ़ने की कोशिश करो, सवालों को समझने की कोशिश करो, गड़बड़ हो रहे बहुत सारे सवाल आपके। तो पानी को गंदा करने वाले छोटे छोटे कणों को फिटकरी मिलाकर दूर किया जा सकता है। अवसादन पानी से रेत के कणों को हटाने की प्रक्रिया है। उबालने से केवल कुछ हद तक कीटाणुओं को मारने में सहायता मिलती है और क्लोरीन की गोलियां कीटाणुओं को मारने में ज्यादा प्रभावी होती हैं। तो कीटाणुओं की बात करेंगे तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या करना है? समझो सवाल को, आपको उसकी मलिनता, मलिन मतलब गंदगी को साफ करना है, कीटाणु नहीं, गंदगी में जो चीज घुलनशील है। तो राइट ऑप्शन जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो एकदम सही जवाब है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जवाब देते जा रहे हैं, काफी अच्छा मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ करके, क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है सुबह सुबह क्लास सफल हो जाती है। तो एक बार भाई लाइक जरूर कर दो, जिससे कि सभी लोग इसको पहचान पाए और मुझे भी एक आइडेंटिटी मिले दूसरे लोगों के साथ जाके कि हाँ भाई क्लास ऐसी भी हम चला रहे हैं जिसमें सब कुछ आपको विजुअल है। एक और, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमलगमेटेड? कौन सा मैच नहीं करता है? बांस का पुल असम, वल्लम राजस्थान, द्रास लद्दाख और जुगाड़ गुजरात। इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे जवाब, हाँ वो बैक्टीरिया मरते हैं उससे। मलिनता मतलब गंदगी की बात हो रही है, जो उसमें कुछ घुलनशील गंदगी है। क्लोरीन और उबालना उसके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास गंदा पानी है, तो आप गंगा जी से पानी ले गए, अब तो देखने में उसमें गंदगी है, हालांकि वो साफ है। उसको जब उबालोगे तो उसका रेत थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो ऐसे रहेगा ना, कीटाणु मर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे डी, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई यहां पर आपने कहा डी और बी, आपको बता दें इन सबके बारे में कुछ बात समझेगा। असम में पुल बांस के होते, एकदम सही बात है। वल्लम जो है ना राजस्थान में नहीं है। वल्लम क्या है, किसी को पता वल्लम क्या है? वल्लम एक नाव का नाम है जो कहां, केरल में चलाई जाती है। गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। बी ऑप्शन अगर एकदम होगा सही, वल्लम क्या है, केरला में चलाई जाने, मैं दिखा देता हूं आपको। देखो वल्लम है ये, इस नाव को वल्लम बोलते हैं, जो केरला में पाई जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसमें लोग तैरते हैं, इसमें रेस भी लगाई जाती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वल्लम। तो ये कहां होती है? केरल में। ये राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो ये इसको मैं काट दूं, तो फिर यहां क्या पाया जाता है? इसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ देखा होगा आपने, बहुत सारे रोड पर देखे होंगे इस तरह के जुगाड़। पहले जुगाड़ में सवारियां भी चलती थी। तो जुगाड़ के स्थानीय मोटरसाइकिल है जिसके पीछे लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं, और ये आमतौर पर गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में पाया जाता है। तो इसको सही कर दें भाई, ये तो सही है, जुगाड़ गुजरात में पाया जाता है। इसके बाद हम बात आते हैं जुगाड़ के बाद लद्दाख। लद्दाख में पहाड़ी इलाकों में गहरी नदियों को पार करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको ट्रॉलियों का उपयोग किया जाता है। इस ट्रॉली का नाम क्या है? इस ट्रॉली का नाम है द्रास, याद रहेगा। अब बचा है बांस का पुल। असम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश, भारी वर्षा होती है, तो उसको पार करने के लिए असम में बांस के पुल बनाए जाते हैं, जिससे जो आवागमन है, यातायात पूरा हो जाए और बच्चे स्कूल देखो जाते भी हैं। तो इस तरह के बांस के पुल, ये स्थानीय पुल हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पुल भी बांस के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बांस के पुल असम में है, ये सही बात है। तो राजस्थान में नहीं पाया जाता है, इसको समझ गए। तो राजस्थान में वल्लम नहीं पाया जाता, वल्लम केरल में होती है। राजस्थान में नाव कहां चलाओगे, वहां तो पानी इतना कम है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, सवाल समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए बहुत बढ़िया, एक और सवाल। हाँ, कर ले जुगाड़ कर ले, बिल्कुल सही बात है। असम में घर भी बांस के बनाए जाते हैं और जमीन से 2.5-3 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब असम में पानी आता है, बाढ़ होती है, तो घरों में पानी नहीं घुसता, इसलिए असम वाले अपने घरों को भी ऐसा बनाते हैं। आगे करके हाँ, एक और सवाल है आपके समक्ष, देखेंगे जवाब क्या होता है।
निम्नलिखित में से किस स्थान से बिश्नोई ताल्लुक रखते हैं? बिश्नोई, हु टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू बिश्नोई बिलोंग्स? राजस्थान, कर्नाटक, केरल, असम, इनमें से बिश्नोई की बात हो रही है। तो बिश्नोई को सब शायद जानते होंगे। बिश्नोई क्या है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। बिश्नोई एक तीर्थ स्थल है, मतलब मानो कि वहां पर एक क्या है, वो धार्मिक स्थल मानो, तीर्थ तो नहीं कह सकते, वो धार्मिक स्थल है। अब वो कहां पाया जाता है, कहां है, और इसका नाम बिश्नोई क्यों है, इसको भी बता देता हूं। बिश्नोई का मतलब होता है बिश्नोई, 20 मतलब 20 और 9 मीन्स 9, तो 20 प्लस 9 29, तो बिश्नोई का मतलब होता है 29। तो इसमें जो भी इसकी मान्यता रखते हैं उनको 29 रूल को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम बिश्नोई रखा गया है। याद रहेगा बिश्नोई का मतलब क्या है। इसको विच्छेद करते तो बिश्नोई, बिस मंथ 20, नोई मीन्स नो, बिश्नोई। तो इसको मानने वालों को 29 नियम का पालन करना पड़ता है, उसको बिश्नोई बोलते हैं। अब ये है क्या, राजस्थान में बिल्कुल सही जवाब है। बिश्नोई एक धार्मिक समुदाय है, यह भारत के राजस्थान में पाया जाता है। यह समुदाय पेड़ों को पवित्र मानता है। बिश्नोई अथवा विश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी राजस्थान की एक पर्यावरण प्रेमी धर्म है। इस धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थान मुकाम है। इस धर्म के संस्थापक जम्बोजी महाराज हैं और जम्बोजी महाराज द्वारा बताए 29 नियमों को पालन करने वाला बिश्नोई है। तो इसको बोलते हैं धार्मिक समुदाय कि मैं बिश्नोई। आपने देखो सरनेम भी लोग बिश्नोई लगाते हैं, वो यही बिश्नोई है, क्योंकि वो पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है ना। तो याद रहेगा पर्यावरण को बचाने के लिए बिश्नोई समुदाय भी बहुत रोल प्ले करता। तो राजस्थान में पर्यावरण प्रेमी समुदाय कौन सा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि खेजड़ी भी बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर। खेजड़ी जो है, जो खेजड़ी का वृक्ष आप जानते होंगे, खेजड़ी भी राजस्थान का ही वृक्ष है, जहां पर उस गांव के नाम पर खेजड़ली के नाम पे बढ़ा है वो पेड़ का नाम, क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी कि पेड़ नहीं कटने देंगे। तो वहां पर बहुत ज्यादा हुई हैं ये चीजें। बहुत बढ़िया। एक और, वाई टू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम? पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं? आपने देखा होगा पर्वतरोही हमेशा पीछे उनका सिलेंडर लगा होता, क्यों? पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन का कम हो जाता है। यह कम वायुमंडल दबाव की वजह से नाक से होने वाला रक्तस्राव बंद कर देता है। अब देखो, जब भी कोई आपको पर्वतरोही दिखेगा तो वो कहां चलता है, वो अपनी कमर पर एक सिलेंडर बांध के चलता है। उसका रीजन क्या है कि भाई क्यों ऐसा होता है, या ऐसा होता है, या फिर ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ जाता है, या अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल दबाव कम हो जाता है। और आप सब जानते होंगे, हाँ खेजड़ी नहीं, गांव का नाम खेजड़ली है, उसका नाम खेजड़ली है भानु, उसमें उस पेड़ का नाम खेजड़ी पड़ा है उसकी वजह से। तो देखिए जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया। देखिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते तो वायुमंडल का दाब बढ़ता जाता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, वो ऊंचे पर जाकर सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक लेयर तक है। तो वहां पर सांस लेने से, इन समस्याओं से बचने के लिए कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो पर्वतारोही हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन डी है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वहां सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए यहां पर एक काम होता है। हाँ, दाब कम हो जाता है, बिल्कुल। हाँ भाई, दबाव दाब एक ही बात है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, क्वेश्चन है, सीएनजी को दूसरों की तुलना से बेहतर ईंधन के रूप में स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा सही करना? आप देखे होंगे लोगों ने सीएनजी को बहुत प्रमोट किया। पेट्रोल डीजल था, उसके बाद सीएनजी को प्रमोट किया। अब सीएनजी के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, यानी इलेक्ट्रिकल पावर्स को शुरू कर रहे हैं, जहां पर बैटरी वाली पावर चल रही है ना। तो इसका समय पर चेंजेस आए हैं। तो ये सीएनजी जो है उसमें क्यों उसको बेहतर माना गया है? यह प्रभावी ढंग से चलता है, यानी सीएनजी जो है बहुत अच्छे तरीके से जल जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन आपके समझ सकते हैं, चलो ये तो समझ में आया, प्रभावी ढंग से चलता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके समक्ष, यह कोई प्रदूषण नहीं करता। तीसरा है, इसका परिवहन आसान है और ये सबसे सस्ता ईंधन है। अब इनमें से क्यों हम इसको यूज करते हैं, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है, बी ऑप्शन मिल रहा है मुझे सबसे ज्यादा। यह प्रदूषण, कोई नहीं प्रदूषण करता है। देखिए कंडीशन ये है कि ये सब चीज बाद में आती, समझना ध्यान से। हर कोई, मैंने कहा हर कोई अपना आंसर अपने पर्सपेक्टिव से दे, लेकिन गवर्नमेंट ने सीएनजी को क्यों प्रमोट किया उसको समझने की कोशिश करना। उसका मेन कारण क्या है? सबसे सस्ता ईंधन है। सस्ता इसलिए रखा गया था, स्टार्टिंग में देखा होगा सीएनजी 40 रुपए किलो मिलती थी, अब से 3 साल पहले। लेकिन अब सीएनजी की रेट देखेंगे तो 87 और 90 के आसपास पहुंच गया, यानी उसी जहां पर पेट्रोल है वहीं पर सीएनजी को लाके छोड़ दिया है। तो पहले उन्होंने मंदा दिया, महंगा कर दिया है ना। तो हमारे लोगों की तो मतलब हम क्या सोचते थे, बस सीएनजी चलेंगे गाड़ी में, सीएनजी, क्योंकि हमें चाहिए ना, हमें तो मोटिवेट होने चाहिए ना। पेट्रोल मंदा होगा तो लोग पेट्रोल ज्यादा चलाएंगे। तो ये हमारा मानना है। लोगों को पता लगा इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसलिए लागू नहीं किया। प्रदूषण क्यों नहीं होता है?
क्योंकि ये प्रभावी ढंग से जलता है। जब भी कोई ईंधन जलता है तो उसके जो अवसादन होते हैं, जो चीज उसको प्रोड्यूस करता है, वो पॉल्यूशन फैलाता है। इसलिए ये सबसे प्रभावी ढंग से जलता है, यानी इसमें पूरा 100% जो है वो जल जाता है, इसलिए इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्रभावी ढंग से जलता है। बात समझ में आ गई? प्रभावी ढंग से जलने के कारण ही बाकी चीजें सामने आती हैं। इज दैट क्लियर? सी नहीं होगा, आप सवाल परिवहन आसान होता है। ये कहां मिलते हैं? सी कहां मिलते हैं ट्रांसपोर्ट इसके? सीएनजी के। मैं बेंगलोर में रहता हूं, नहीं है सीएनजी अवेलेबल इजीली। तो आप सवाल के मुद्दे तक पहुंचने का प्रयास करें, सवाल बन जाएगा। और लाइक भी करते रहें अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी बात है। सीएनजी क्या होते हैं? संपीड़न प्राकृतिक गैस होती है, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। प्रभावी ढंग से चलती है और कम अधजले कार्बन कणों को छोड़ती है, और पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जित करती है। इसका परिवहन आसान नहीं है, क्योंकि पाइपलाइनें बिछानी पड़ती हैं। पेट्रोल की तुलना में सस्ता ईंधन है, लेकिन सबसे सस्ता नहीं है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यह प्रभावी ढंग से चलता है। समझ में आ गया जी? हाँ, सी तो किसी तरह से भी नहीं होगा। देखो श्री राम, दिल्ली में इसलिए है क्योंकि वहां दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी समस्या है। आप देखेंगे, अगर आप जानते प्रदूषण का एक होता है जी, एपीआई, जानते हैं एपीआई? किसको पता एपीआई का फुल फॉर्म? एपीआई का फुल फॉर्म किसी को पता? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एपीआई किसको इंडिकेट करता है, पता है किसी को? एपीआई, एपीआई किसको इंडिकेट करता है? ये प्रदूषण का माप करने का तरीका है। इसमें आपको प्रदूषण को मापा जाता है। तो एपीआई का मतलब होता है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर की बात कर, दिल्ली में शायद 480 के आसपास है, 480, जहां पर सांस लेना भी दुश्वार है। अगर आप दिल्ली की आबो हवा में सांस लेते हैं, इसको एपीआई बोलते हैं, प्रदूषण का बात है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो अगर आप बात करेंगे तो वहां बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां पर लोग जो भी रहते हैं ना, वो पर डे, जो लोग सिगरेट और स्मोकिंग करते हैं वो तो अलग है, जो लोग स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, जो बिल्कुल खुले वातावरण में वहां रहते हैं, वो भी एक दिन में कम से कम 10 सिगरेट पी जाते हैं। दिल्ली में रहने का मतलब ये है। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं यहां बेंगलोर की बात करूं, यहां का एयर पोल्यूशन इंडेक्स ओनली 30 है। तो देखो कितना अंतर है। तो ये क्या, ये कहा इसलिए दिल्ली में करा गया है कि ज्यादा पेट्रोल चलाओगे तो ज्यादा कण मिलेंगे, पोल्यूशन ज्यादा फैलेगा, इसलिए हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का 2014 में गठन किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 2014? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। और शायद आपको याद हो कि ये जो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड लगभग एक साथ ही बने थे। तो आप इसको, हाँ, आप इसको समझ सकते हैं क्या हो सकता है जवाब। और आप सब बिल्कुल एकदम जान गए होंगे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला जला है राज्य है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं, मैं नक्शा तो थोड़ा सा नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, ऐसे ही थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना देता हूं जिससे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है? तमिलनाडु है, और यहाँ हमारा आंध्र प्रदेश है, इधर हमारा कर्नाटक है ना। और इसी में से आपने हिस्सा निकाल कर यहाँ जो बना है वो इस सीमा बॉर्डर पर नहीं, यहाँ पर जो बना वो तेलंगाना बना है। आपने नाम सुना होगा पोचमपल्ली, नाम सुना पोचमपल्ली? आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, पेपर में बहुत बार आया पोचमपल्ली 2000। तो पोचमपल्ली पहले जो था ना वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब जो है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो राज्य बटा तेलंगाना वो तेलंगाना में पहुंच गया है। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। तेलंगाना भारत का 29 राज्यों में से एक है। इसका गठन 2 जून, अब तो 28 रह गए, खैर जब कश्मीर हट गया, पहली अपडेट है, 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। यदि आपकी नियुक्ति स्कूल में अब देखो, अब आएगा सबसे खतरनाक मोड, अब है ईवीएस। और जो इसको समझ गया, समझ लेना काम बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया ईवीएस है, समझने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, ईवीएस का तड़का आपका अंग अंग फड़केगा। 15 सवाल ईवीएस के होंगे। आपको कंटेंट समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर दो सभी लोग। अगर आपको सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंटेंट के समझ में आए हो, मैंने पूरी कोशिश की है जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। और अगर आपको, अब पैडागोगी की बात करते हैं, 15 क्वेश्चन पैडागोगी के होंगे, तो एक बार लाइक कर दो जल्दी से सब लोग दबा के, और एक बार शेयर करके आ जाओ जल्दी से सभी लोग, जिससे कि सभी लोग जुड़े और फॉलो कर लो एक बार। हाँ, पोचमपल्ली कला है जहां पर सिल्क साड़ी बनाई जाती है भानु। चलो, यदि आपकी नियुक्ति स्कूल में ईवीएस शिक्षक के रूप में की जाती है तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सवाल है, इफ यू आर अपॉइंटेड एज ईवीएस टीचर इन स्कूल देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच?
स्कूल की वर्तमान स्थिति के बारे में पता करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत करना। भाई स्कूल में क्या स्थिति है, उस स्थिति को जानना है, पहचानना है, तो आप अलग टीचर से बात करेंगे। शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, वर्तमान पाठ्यक्रम में कमजोर बिंदुओं को पहचानना, दृश्य सर्व सहायक सामग्री तैयार करना। अब आपका दृष्टिकोण यानी आपकी अप्रोच कौन सी होगी ये आपको बताना है, और सारे ऑप्शन सही हैं। दोबारा भी करूंगे ना 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 दर्शनी, एक बार धन्यवाद। कृपया करके आप इवन नंबर में चलें, इवन ऑड दिल्ली में चलता है, यहां सिर्फ इवन चलता है। आप जब भी लाइक करें सिर्फ इवन में करें, ऑड में ना करें, ठीक है। तो देखो, हालांकि सभी चीजें अच्छी हैं, अगर मैं आपसे बात करूं इनमें कोई से भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो, इनमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि आपको बस स्थिति के अनुसार बात करनी पड़ती है, ठीक है ना जी। बात करेंगे, देखें क्या होता है, क्या कर सकते हैं जी। तो अगर आपने अभी नियुक्ति हुई है आपकी स्कूल में, नियुक्ति करने से जब जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी डी नहीं सकता मैं, नहीं नहीं, ना मुन्ना ना, हालती ना। ओके, समझो, आप जब भी स्कूल से बात करेंगे वो आपके लिए हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जब भी विश्वविद्यालय में जाएंगे सबसे पहले आपको नेगेटिव पीपल मिलेंगे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो वहां काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा, वो आपको 1000 कमी गिना देगा, गिनाएगा नहीं, कहा अबे यहाँ कहाँ आ गए या माम, यहाँ तुम गलत जगह आ गए, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा चलता है, वो आपको 1000 कमी। लेकिन आपका उद्देश्य बच्चों के प्रति है, स्कूल के प्रति नहीं है। आप फिर अपने बच्चों को देखेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बच्चों के बारे में जानेंगे। जब आप नियुक्त होंगे आपका बच्चा कैसा है, भाई जब बच्चे को जानेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। आप उसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करेंगे, यानी वो किस तरह से बात करता है, किस तबके से वो आता है, किस कल्चर से वो आता है, उनके बारे में जानेंगे। उनके कमजोर बिंदु क्या हैं उनको जानेंगे, उसके बाद ही तो आप उनके लिए टीएलएम बनाएंगे, उसके बाद ही आप उनके पाठ्यक्रम में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो आवश्यकता क्या है, उनके कमजोर बिंदुओं को जानना। और हाँ बिल्कुल मैं सही बोलता हूं, आप चाहे ना किसी भी आईआईटी में भी चले जाओगे ना, वहां के प्रोफेसर भी यही बात करेंगे। तो मैं समझ सकता हूं चीजों को, मैं 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं, तो दैट्स वाई। ज्योति ज्योति जी आंसर, हाँ मैं सबकी डोंट वरी, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, मैं सबकी स्पेसिफिकेशन लगा दूंगा साथ में। हैप्पी, नहीं सभी क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं साथ में दे दूंगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा जवाब है, करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कक्षा में ऐसा छात्र मिलता है जो आमतौर पर समय पर अपना गृह कार्य प्रस्तुत नहीं करता, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। If you come across students in the class who usually does not submit his homework on time, how should you react? उसके पास जाना और उससे अकेले में बात करना तथा सलाह देना। इन्हें आप उसके पास जाएंगे, अरे मुन्ना काहे काम नहीं करते हो, क्यों काम नहीं करते हो, है ना। उस स्कूल का समय खत्म होने के बाद भी उसे स्कूल में रोकना, आज तू जाएगा नहीं यहीं रहेगा। वैसे अधिकतर हम लोग यही काम करते हैं, जब तक तेरा काम पूरा नहीं होगा तू यहीं रहेगा, जाएगा नहीं। इस बात को स्कूल के अधिकारियों को ध्यान में लाना। अब कहेंगे मास्टर जी देखो मैं नहीं पढ़ा सकता इस बच्चे को, मैं 20 बार बोलता हूं काम करके नहीं लाता, ये बताओ मैं कहां तक देखूं, मैं इसके पीछे लगा रहा हूं क्या। उसके माता पिता को बुलाना, उसके सामने उसको डांटना। तो ये तीनों जो है नेगेटिव पॉइंट है। क्यों, क्योंकि आप बच्चे को पहली बार में डांट नहीं सकते, आप उसको दंड देना नहीं सकते, क्योंकि दंड देने से बच्चे की नेगेटिविटी बढ़ती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको पास जाएंगे, उसको अकेले में, क्योंकि बच्चा दूसरों के सामने कुंठा महसूस करता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है, और वो उस चीज से बचने की शुरुआत करता है ना। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सही पहचाने आप क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे अकेले में बात करेंगे, उसको सलाह देंगे, बेटा काम क्यों नहीं करते हो, काम करना जरूरी है, गंदी बात है, अच्छी बात करो, उसको समझाने का काम करेंगे, ठीक है ना। ये काम जो करेंगे ये हम अधिकांश रूप से करते हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट के काम है जब आप बिल्कुल भी असहाय हो जाएं, कुछ ना कर पाए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन दिया है आपने, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब है। हालांकि मैंने कहा इन सबकी स्पेसिफिकेशन आपको दे दूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी ईवीएस की विशेषता नहीं है। अब इसमें देखो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, आप जब भी जानते हैं ईवीएस का पाठ्यक्रम आपके सामने दिया है, इनमें से आपको बताना इनमें से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम का विशेषता नहीं है, ईवीएस करिकुलम का कौन सा फीचर नहीं है। अधिगम के लिए उत्तेजना पैदा करता है, यानी अधिगम के लिए जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है, आज ही कर दूंगा सारा खत्म काम, आज पढ़ा दो मुझे, आज ही खत्म है, ऐसा करता है, बिल्कुल है, नहीं पूछा है। छात्र में व्यवहारिक कौशल का विकसित करना, भाई देखो बच्चे में व्यवहारिक कौशल तो विकसित करोगे। अब अधिगम के लिए स्टिमुलस है, भाई देखो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
स्टिमुलस तो जानते हो ना आप, जैसे उनको कुत्ता लार डाल रहा था, वो स्टिमुलस दिखा रहे थे उसको, तो वही स्टिमुलस है, क्योंकि इसमें कहानियां होती हैं, पेड़ पौधों के चित्र होते हैं, नई नई रोचक जानकारियां होती है, तो बच्चा इस क्या होता है, इसके अंदर स्टिमुलस उसको मिलता है पढ़ने के लिए। वही बोला, अच्छा लग रहा है। छात्रों में सामाजिक, क्योंकि आप देखिए सामाजिक मुद्दों को लेकर के, जैसे आप भ्रूण हत्या हो गई, आप बाल विवाह हो गया, या फिर आप लैंगिक भेद पर होगा, इन पर काम करते हैं, भावनात्मक विकास है, ये भी सही है। सभी नई शब्दों की परिभाषा के साथ अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना। देखो सभी नई शब्दों की परिभाषा के अधिगम पर ध्यान, यानी बच्चों को क्या कर दो, जो भी नया वर्ड मिला उसकी परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करो, तो क्या सही है। मैंने कहा परिभाषा पर तो कभी जाना ही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि परिभाषा पर तो जाना है क्या, नहीं। हाँ, क्योंकि याद रखना जरूरी नहीं है, उनको उनके कॉन्सेप्ट से समझाओ, उनको क्षेत्र भ्रमण कराओ, उसके आधार पर समझाओ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही हैं। एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर एक और आपके समक्ष, एनसीएफ का पूरा नाम बताओ। इससे बचकर सवाल मैं क्या पूछूं, अगर इस सवाल को ना कर पाओ तो भैया मेरे से पानी ले जाना, सुबह सुबह मेरे पास पानी की गिलास रखा है, जो इस सवाल का उत्तर सही नहीं दे पाएगा मुझसे यहां से पानी ले जाना। और पानी को क्या करना है, पानी को ऐसे हाथ में लेना है, ठीक है ना। जो भी इन प्रश्नों को, बहुत आसान सवाल है, तो पानी लेना है मुझसे हाथ में, और पानी को ऐसे अपने चुल्लू में भरना है ऐसे, और चुल्लू भर के क्या करना है आपको पता है ना। हाँ समझ गए आप। ना 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 ना, वो नहीं जो समझ रहे हो, चुल्लू भर पानी में नाक नहीं देनी है, उसको आंखों पर ऐसे मारना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी नींद खुल जाए। ये गलत बात मत करना कि मैं सोच चुल्लू पर पानी में डूब के मरना है, ऐसा ना 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 ना, ये नहीं करना। बस आंखों पर पानी ऐसे मारना है चुल्लू में भर के, ठीक है ना। ना 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 ना, ठीक है ना। बाकी अब समझदार है, समझ गए होंगे आपको क्या करना है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। तो राइट ऑप्शन क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप सभी जानते हैं इट्स नॉट क्यूमुलेटिव, इट्स नॉट, हाँ दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एकदम सही जवाब है। एनसीएफ का मतलब होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आ गया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर दिया है आपने। ओके, आगे बढ़ते तो बचकाना सवाल था, इसलिए तो पानी मारने की बात कर रहा हूं भाई। एक बार लाइक कर दो सभी लोग, लाइक में 100 नहीं है, बच्चे इतने सारे 100 भी लाइक नहीं, क्या हम लोग इतने बेकार हो चुके हैं। After teaching the class 5th students the lesson on experiment with water, the EVS teacher took the test. He found that most of the students got very low marks. This would happen because कक्षा 5 के छात्र को पानी के साथ प्रयोग पढ़ाने के बाद ईवीएस के शिक्षक ने परीक्षा ली। उसने पाया कि अधिकांश छात्र को बहुत कम अंक मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि छात्र ने कक्षा में ध्यान नहीं दिया होगा। तो क्या कहते हैं आप कि छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देगा, ऐसे तो गलत बता, इसको आप रीजन नहीं बता सकते कि सर ध्यान से ही नहीं पढ़ता है ये, आप इसको, हाँ बहुत बढ़िया, 5 बार हो गया है, अभी एनसीएफ आया नहीं 2022 वाला भानु, है ना, उसके संज्ञानात्मक स्तर के लिए टॉपिक उपयुक्त नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। आप ये रीजन नहीं दे सकते, इतना ही मान सकते कि सर वो ध्यान से नहीं पढ़ता था, नंबर कहां से आएंगे, ध्यान से नहीं पढ़ता था इसका मतलब क्या, टीचर में कमी, कि उसने सही से नहीं पढ़ाया होगा। बच्चा ध्यान नहीं देता था मतलब आपके पढ़ाने में कमी है। हर जगह से टीचर को लपेटा जाता है। स्कूल का वातावरण के अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं था, यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षक ने टॉपिक का शिक्षण और आकलन करने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, जब भी ऐसे बच्चों के बीच में कोई बात आ जाए, समझ लेना बच्चा तो कभी कुछ गलत करेगा ही नहीं, हमेशा शिक्षक की ही गलती होगी। तो आप इस पर तो शिक्षक की तरफ बढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि मास्टर जी ने गलती की है। और एक बात और बता दूं, आप बच्चे को कितना भी अच्छा पढ़ा दो, ये भी सब टीचर बनने वाले हैं, आप कितना भी अच्छा पढ़ा दो, आप उनको आइंस्टाइन बनाने के लिए सारे प्रैक्टिकल करा दो, और आपने स्कूल छोड़ा और कोई नया मास्टर आया, उसने बोला बताओ बच्चों क्या क्या आता है, तो वो कह लेंगे सर मास्टर जी ये वाला, ये तो उन वाले मास्टर ने पढ़ाया नहीं था, सर हमें ना पढ़ाया कुछ भी, मतलब पीछे वाले मास्टर को टेररिस्ट घोषित कर देंगे। ये बहुत होता है कॉमन, मैं अपनी कॉलेज में भी देखता हूं। जैसे मान लीजिए मैं इस क्लास को पढ़ाऊं, अगली बार कोई दूसरा मास्टर आया वहां पर, तो सर उसने कुछ पढ़ाया नहीं, जबकि मेरा दोस्त है, मैं जानता हूं कैसा पढ़ाता है वो, है ना, ऐसा जनरली होता है ना। तो आप गलत हैं, इस बात को समझ लो। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। अब जो प्राथमिक स्तर है उस पर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी जो टेक्निक है कैन बी यूज्ड। पत्रिका लेखन और आवरणा मानचित्र, यानी जनरल राइटिंग एंड कवर मैपिंग, क्या ये सही होगा। देखो ईवीएस में जैसे मैंने आपको बताया है, ईवीएस के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा आप जानते हैं ईवीएस में क्या होता है। जब भी आप ईवीएस को करने की कोशिश करें तो ईवीएस में होता है कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन कराया जाए, बच्चे को प्रोजेक्ट कराया जाए, बच्चे सर्वे कराया जाए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाए, वो सबसे बेहतरीन है। तो पत्र लेखन आवरणा तो नहीं होगा। संकल्पना मानचित्रण और परियोजना कार्य, देखो कॉन्सेप्ट मैप जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है,
हालांकि कॉन्सेप्ट में यहां भी काम करता है, लेकिन आपको उसको चेक करना है, आपको उसका मूल्यांकन करना है। संकल्पना मानचित्र बच्चे की जानकारी को बढ़ाने के लिए उसके चीजों को और अच्छे से टीएलएम में काम आता है। संकल्पना मानचित्र क्या टीएलएम है ना, टीएलएम है, जिसमें बच्चा एक चित्र के माध्यम से, जैसे आप देखते हैं ना कि भाई आपका पितृपक्ष क्या है, आपके घर में कितनी पीढ़ियों के नाम आप जानते हैं, वो संकल्पना मानचित्र के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो टीएलएम में आता है। आपको क्या करना है, आपको वैल्यूएशन टेक्निक ढूंढनी है। परियोजना सही है, लेकिन ये मानचित्र गलत हो जाएगा। क्षेत्र की यात्रा और पत्रिका लेखन, देखो पत्रिका लेखन इज नॉट द राइट आंसर। क्षेत्र की यात्रा हो सकती है, लेकिन पत्रिका लेखन वो आप बच्चे का वैल्यूएशन नहीं कर सकते उससे। हाँ, आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क और भ्रमण की बात करेंगे तो बच्चा जरूर घूम जाएगा और वो सब चीजों को ऑब्जर्व कर लेगा। तो राइट ऑप्शन अगर आपने कहा डी, एकदम करारा जवाब है, बहुत बढ़िया डी, सब समझदार हैं। एक और सवाल आपके समक्ष और आपके पास है, देखेंगे जवाब क्या मिलता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको पाठ्यक्रम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब 2000 के अनुसार इनमें से किसको पाठ्यक्रम, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज कवर्ड अंडर द कोर्स एरिया। कला की शिक्षा, पुस्तकालय गतिविधियां, खेल शिक्षा, सामाजिक कल्याण की गतिविधियां। अब 2005 जो पहले नहीं था, 2005 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखेंगे आपका जवाब, हमें इसके आधार पर आप क्या देने की कोशिश करते हैं। तो किसको इंट्रोड्यूस किया गया है, देखेंगे आपके जवाब क्या मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब बढ़िया मिलेगा और जवाब में गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर जी। तो यहां पर जवाब देने की कोशिश आपकी जारी है और जवाब मिला है डी। ओ माय गॉड, डी नहीं होगा सर, हम तो आपके नाम का पत्र मेरे नाम का पत्र लिखोगे, ओके बहुत बढ़िया, लिख डालो लिख डालो लिख डालो, समझेंगे जवाब क्या है। देखो जब 2005 ये पुस्तकालय गतिविधि पहले से इंट्रोड्यूस है, खेल शिक्षा पहले से इंट्रोड्यूस है, समाज के कल्याण के बारे में बातें जो है जितनी भी सामाजिक मुद्दे हैं, जल का, पानी का, भ्रूण हत्या का, दहेज, ये पहले से इंक्लूड है। अब हुआ है आर्ट एजुकेशन, जो इसमें ऐड हुआ है दैट इज आर्ट एजुकेशन। समझा देता हूं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2000 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कला की शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा और कार्य की शिक्षा को शामिल किया गया है, जिन सबको मिलाकर किसमें रखा गया, कला की शिक्षा में रखा गया है। ठीक है ना, कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, कला की शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, क्योंकि इसके बाद ही तो आया, स्कूल में योगा का प्रणाली पहले कहां चलता था, योग तो बाद में होने लगा है ना। तो ये स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कार्य की शिक्षा, इन तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो किसी ने भी नहीं दिया, कला की शिक्षा किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, सी इज नॉट द राइट आंसर। तो आप समझ लो एनसीएफ के अकॉर्डिंग ईवीएस को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जवाब गलत हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ होगी तो सीटी बच जाएगी पेपर में जाकर के। तो इसलिए मैं इनकी स्पेसिफिकेशन जो है क्वेश्चंस की, पेडागोगी में मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा गलतियां आप लोग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेडागोगी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली में क्लास ले रहा हूं सुबह 6 बजे, तो जो भी साथी हैं वो सुबह 6 बजे इसको तैयार कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। मैं बेहतरीन क्वेश्चन लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसके साथ साथ शाम को 7:30 बजे मैं मैथमेटिक्स पेडागोगी पुराण पढ़ा रहा हूं। इसके बाद 7:30 बजे शाम को प्रीवियस ईयर शुरू कर दूंगा, जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए इनमें से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव है। Which of the following would be the more effective learning experience in EVS classroom with greater emphasis on social inequalities? अब देखो सोशल इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, तो इनमें सबसे आपको लगता है कौन सा सही है। संबंधित मामलों, समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। मैंने कहा ना, जब भी आप किसी चीज को, असमानताओं को उठाना चाहते हैं, तो आप उस समस्या पर विशिष्ट भाषण का आयोजन करना एक थोड़ा सा हो सकता है सही, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं है। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन। अगर आप क्विज कराओगे तो बच्चे का इंडिविजुअल चीज सामने आएगा, और ये आपको समाज में लेकर आना है, समाज से उसको कनेक्ट करना है। विद्यार्थियों से सामूहिक परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने को कहना। एकदम करेक्ट आंसर लगा दो इसको, क्योंकि जब बच्चा समाज में जाएगा, समुदाय में जाएगा, तो वो चीजों को समझेगा, समझेगा। आप यूट्यूब, हाँ मैं करता हूं क्लास, कर तो रहा हूं मैं, अभी मैं सारी क्लास ले रहा हूं। तो वहां पर बच्चा क्या होगा, बच्चा वहां पर कनेक्ट होगा, बच्चा वहां पर जानेगा, और जब वो समूह में जाएगा तो वो वहां की
चीजों के बेसिक मुद्दों से कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी और वो काम कर जाएगा अपना। और आपको पता है ना सबसे अच्छा काम क्या, बच्चों को क्या करना है, बच्चे को परियोजनाओं के द्वारा, सर्वे द्वारा काम कराना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। देखो जब भाषण करोगे तो बच्चे एक तो उस लेवल पर नहीं है जो इतना इफेक्टिव भाषण वो दे पाए, और उसमें लोग भी कम इकट्ठे होंगे, आप सभी जानते हैं, है ना। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, बच्चों को वीडियो फिल्म दिखाना नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, ईवीएस में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता है। एक और सवाल, एक सत्र के दौरान बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के संग्रह को कहा जा सकता है, देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ वर्क डन बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग ए सेशन इज कॉल्ड मे बी वास्तविक रिकॉर्ड यानी एक्चुअल रिकॉर्ड, शिक्षक की डायरी, टीचर्स डायरी, पोर्टफोलियो या रिपोर्ट। इनमें से आप क्या समझते हैं जो बच्चे ने उस समय किया, और इसको शायद सभी लोग जानते होंगे, इसका उत्तर क्या होना चाहिए जी। और ये मैंने आपको बताया भी है कई बार, आप इसको आसानी से बता सकते हैं और हमें उम्मीद है आपका जवाब मुझे अच्छा मिलेगा। राइट ऑप्शन सी। देखो मैंने ये पहले भी आपको कई बार डिनोट किया, कई बार बताया है कि किसी भी समय अवधि के लिए जो भी रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, किसी भी बच्चे का आप कोई भी रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी अच्छी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, फीचर्स को या ड्रॉबैक को लिखते हैं, और वो किसी एक निश्चित समय के लिए होता है, तो क्या होता है, वही पोर्टफोलियो होता है। तो अगर ये निश्चित समय की बात करता है तो एक निश्चित समय एक सत्र की बात करता है, सत्र के दौरान हमेशा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो अवधि देखो ना, परिभाषित अवधि या सत्र के दौरान बच्चों के सभी कार्यों के व्यवस्थित संग्रह जो एक या एक से अधिक विषयों में उसकी उपलब्धि का वर्णन करते हैं, उसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये मैंने बताया भी था आपको, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, उस दिन फिर समझा देता हूं। आप ऐसे समझो, ऐसे याद मत करो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि ये हमारा टिल्लू है, अब उसका टिल्लू की मदद करना आप लोग। ये एक बगीचे में गया हूं, बहुत सारे पेड़ खड़े थे, इसके पास एक टोकरी है, ये आम का था, ये अनार का था, चीकू का, संतरे का, आम, मौसमी का, ये सब पेड़ थे। अब यहां पर बच्चा गया, अब ये टिल्लू बाग में गया और इसको एक टोकरी दे दी। मुझे बताओ इस टोकरी में वो कौन कौन से किस तरह के फल रखेगा। इस टोकरी में उसको मैंने 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे तेरे पास से भरला इस टोकरी को, तो क्या करेगा, आपका जवाब क्या होना चाहिए कि जब टिल्लू टोकरी लेके जाएगा वो क्या ढूंढेगा, सबसे अच्छे वाले बेस्ट क्वालिटी के फल कौन से हैं, यानी ये सबसे बढ़िया मेरे लिए कौन सा रहेगा, ये पका फल कौन सा, कच्चे तो नहीं भरेगा ना। तो वही पोर्टफोलियो है, टीचर के सामने एनाकोंडल रिकॉर्ड जो होते हैं अनुपम, वो रिकॉर्ड जो बच्चे के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बनाए जाते हैं, सभी टोटल रिकॉर्ड जितने भी उसने मैनेज किए वो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, वो उनको एनाकोंडल रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब वो क्या चुनेगा, बेस्ट फल को चुनेगा, जो सबसे अच्छे फल है, बस वही पोर्टफोलियो। तो मास्टर भी यही काम करता है, उसके पास बहुत सारे बच्चे के गुण अवगुण होते हैं, वो उनको चूज करने की कोशिश करता है जो उसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और, चयनित विषय पर नारा लेखन किस प्रकार सहायता करता है, हाउ टू राइटिंग ए स्लोगन ऑन ए सेलेक्टेड टॉपिक। बच्चों को देखा होगा कई बार नारे लिखो, बच्चों को नारे लिखने के लिए दिए जाते हैं, और अपना नारा बनाओ, खुद नारा बनाने की बात की जाती है कि आप खुद लिखो। इससे क्या होता है, दूसरों की धारणा का सम्मान करने में बिल्कुल नहीं। भाई नारा लिखना, नारा कैसे लिखते हैं बच्चे, आप समझ रहे होंगे। जब भी बच्चे को नारा लिखने के लिए आप देते हैं, जब भी बच्चे को आप नारा लिखने के लिए देते हैं तो नारा क्या होता है, जैसे कल अभी राजेश ने मुझे बताया था, राजीव ने मुझे एक नारा लिख के दिया था कल, है ना राजीव, याद है ना वो नारा। और कैसे का एक और नारा मुझे दिया था, शायद रिशु ने, किसने दिया था वो, कि जल्दी से कर दो लाइक नहीं तो हो जाएगी हाथ में खुजली, है ना। वो क्या है, ये क्या दर्शाते हैं, इंस्टेंटली इन बच्चों ने क्या काम किया, इंस्टेंटली इन बच्चों ने आपके समक्ष क्या किया, अपने क्रिएटिविटी को दिखाया। भाई ये नारा ऐसे बन सकता है, याद है ना कुछ, है ना। तो भाई यहां पर उन्होंने एक नारा, इसको स्लोगन तो बोलते हैं, स्लोगन लिखा तो क्या हुआ, तो यह क्या कर सकता है, रचनात्मक और जिज्ञासा को विकसित करता है ना। कला में सुधार नहीं करेगा, जागरूकता में, देखो ये जिज्ञासा में, जागरूकता में नहीं, जागरूकता नहीं, बच्चे को सिर्फ सोचना है उसके बारे में, उसकी जिज्ञासाओं को समझना है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, खूबसूरत जवाब है। ऐसे ही आप जवाब देते चलोगे तो भला कौन आपको फेल कर देगा, या कैसे आपके नंबर कम आ जाएंगे, तो नंबर तो कम नहीं आ सकते। कल मुझे राजीव ने एक लाइन दी थी, हाँ प्लीज ढूंढो, हाँ पिया, वो था दुल्हन जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आए, कुछ इस तरह का स्लोगन शायद दिया था राजीव ने। तो ये क्रिएटिविटी है ना। तो राइट ऑप्शन, ये सब कुछ आप क्लास में डायरेक्ट एक्सपीरियंस से पढ़ सकते हो, जो भी आपको क्लास में मिलता है वो सब डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसी के साथ एग्जाम्पल को जोड़ लोगे तो आपको भला कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरती से आपका जवाब मिला है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। क्वेश्चन है, यदि छात्र अपने घर की तुलना में स्कूल में अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ अपने परिवेश में चीजों के बारे में अपने विचार और धारणाएं आसानी से व्यक्त करने में सक्षम है, तो इससे क्या पता चलता है। If students are able to express their ideas, perceptions about things in their environment more easily with their friends and teachers at school,
देन एट होम, वो घर पर नहीं दे पाता। मतलब क्या हो सकता है, अगर वो घर पे बात नहीं करता, मतलब कि या तो वो घर में डरता है, वो अपने माता पिता से बात नहीं कर पाता खुल के, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ सहमा रहता है कि मैं बोलूंगा डांटे, इस तरह की बातें हो सकती है ना। तो ये क्या शो करता है, ये आपको जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला प्रश्न ऑप्शन, स्कूल में अनौपचारिक स्थान मानता है, नहीं हो सकता। स्कूल को अपने विचारों को साझा करते हुए गर्वानुभूत करता है, गर्व महसूस करता है। स्कूल में अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वीकार्यता पाता है और अपने दोस्तों शिक्षकों के साथ बातचीत करना पसंद है, लेकिन अपने परिवार के साथ नहीं। अब आप देखो इसका जवाब मुझे क्या मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके समक्ष है और हमें उम्मीद है आपका जवाब सही होगा। देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो क्यों है, मैंने कहा ना भाई, बच्चे को जहां अच्छा लगेगा वहीं तो विचार शेयर करेगा। हो सकता है वो मेरा विचार जो है वो उसे अच्छा ना लगता हो सकता है मेरे विचार उसको जो है घर पे देता है विचारों को, वो उसको समझ में नहीं आते हो, है ना। तो क्या करता है, जहां उसको स्वीकार्यता हो, जहां उसको ईजनेस होती है कि भाई मैं अपने स्कूल से इंटरेक्ट कर सकता हूं, वहां उसको मिलता है एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई यहाँ मुझे अच्छा लगता है। या घर में उसकी कोई सुनता नहीं है, पापा को बोला पापा देखो मैं नहीं, वाले बोला बाद में बात करूंगा मैं बिजी हूं, मम्मी को बोला अरे तू अपना आप कर ले मैं जा रही हूँ स्कूल, मैं जॉब पे जा रही हूं, तो बच्चा वहां अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। तो बच्चों को पूरा समय दें, उनकी अभिव्यक्ति को जाने सुने, जिससे कि वो आपके साथ भी फ्रेंडली हो जाए। राइट ऑप्शन सी है, एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, निम्नलिखित में से किन बातों पर ईवीएस शिक्षक का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप किस चीजों के ऊपर जो टीचर है उसका ध्यान फोकस करना चाहते हैं। व्यवहारिक कौशल विकसित करने में, यानी बच्चों के अंदर व्यवहारिक कौशल विकसित होने चाहिए। अब जो व्यवहारिक कौशल है आप जानते हैं क्या होने चाहिए, हाँ जी, व्यवहारिक बातचीत अच्छे से करें, व्यवहारिक बिहेव उनका अच्छा हो। आजीविका अर्जित करने में चिंता पर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने कहा ना प्राथमिक लेवल पर आप आजीविकता या पैसे कमाने की बात तो कर ही नहीं सकते, इसको तो मैं गलत कर देता हूं, ठीक है ना। परीक्षाओं में अपने बच्चों का प्रदर्शन बढ़ाने के संबंध में माता पिता के विचारों का सम्मान करने में, देखो मैंने कहा ना परीक्षाओं में बच्चे के लिए आप कभी भी बच्चे को तैयार नहीं करते कि वो परीक्षाओं में बहुत अच्छा रिजल्ट दे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस बात के पीछे दौड़ते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल टॉप करे, कभी मत सोचो, बस उसको सीखने दो, कितना वो सीखता है उसको सिखाने का कोशिश करो, उसका संकल्पनात्मक ज्ञान को बढ़ाओ। छात्रों का अनुभव सुनने और प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृत परिवेश, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ईवीएस जो वो क्या है, वो सभी प्राकृतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, एनवायरमेंटल स्टडीज पर, साइंस पर एक कम्युनिटी सब्जेक्ट है। तो छात्रों को इस पर ध्यान होना चाहिए, छात्रों के अनुभव कि वो क्या सीखते हैं क्या समझते हैं, इन पर ध्यान दें। राइट ऑप्शन डी अगर आप दे रहे हैं तो कोई भी गलत ही नहीं कर रहे हैं, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं, आप जवाब तो सही दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। उतनी बुरी बात यह है कि आप लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वो कुछ कहना पड़ेगा क्या, गलत बात है। इतनी मेहनत होती है तो भाई लाइक तो कम से कम बनता है, आपको लाइक देने में भी कंजूसी करते हो, मैं समझ नहीं पाता हूं ये प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ। बच्चों के स्कूल के लिए आवश्यकता है, बच्चों के लिए स्कूल की आवश्यकता क्या है, यह विविध विचारों और ज्ञान को साझा करने का स्थान है। यहां पर बच्चे बिना किसी बाधा के अनुशासित तरीके से सीख सकते हैं। यह परीक्षण के साथ साथ सीखने के स्थान है। यह शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का स्थान है। अब देखो इनमें से आपका जवाब क्या मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे आसानी से मिलेगा और आसानी से आप सवालों को करने की कोशिश करेंगे। और प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए, फिर समझ लो, चार ऑप्शन यहां पर है, चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है। हाँ बहुत बढ़िया, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। स्टेटमेंट गिवन बाय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बहुत काम किया है नारी उत्थान, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजाति और जनजाति समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जिससे कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। तो शिक्षा का नाम का दूध पियो और दहाड़ो। आगे देखते हैं जवाब क्या मिलता है, और आपका जवाब मिलता है मुझे ABCD ग्रुप, सब लोगों ने कर दिया है गलत। लाइक कर दिए गुरुजी, आपकी मेहनत को 7,000, अरे भैया 7,000 व्यू हो जाए उतना ही बहुत है, वही तो मैं तो एक व्यू को एक तोप मानता हूं ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखते हैं परीक्षण के सशक्त सीखने के स्थान है। तो आपको बता दें स्कूल एक ऐसा जगह है, आप डी बोल रहे होंगे अंतःक्रिया का स्थान है, गलत है। ये स्कूल एक ऐसा स्थान है, स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पर बालकों के विविध विचारों और ज्ञान को साझा किया जाता है। याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, जहां पर छात्र विविध विचारों ज्ञान के रूप में साझा करने के लिए बाद नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। भाई जो उनके पास ज्ञान है वो तो है ही, उसके अलावा नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हुए आते हैं और वह अपने कौशल में सुधार करने के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, विविध विचारों और ज्ञान को प्राप्त करने का स्थान है। बहुत ज्यादा कम मुझे आपकी तरफ से मिल रही है चीजें, पता नहीं क्यों। एक और सवाल, वन्य जीव संरक्षण विषय के बारे में छात्रों को समझाने और सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री सर्वश्रेष्ठ है।
टू अंडरस्टैंड द टीच स्टूडेंट्स अबाउट वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज इज बेस्ट फॉर? पत्रिका, अखबार, अवधारणात्मक मानचित्र, विश्व मानचित्र के राष्ट्रीय उद्यान। अब इनमें से सबसे अच्छा साधन आप किसको मानते हैं, ये आपकी बात डिपेंड करेगा। देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आपकी मिलती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब आसानी से मिलेगा। कोशिश करेंगे सभी लोग करने की, और सवाल बन जाएगा एकदम सही। गलती आपसे कम होगी ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा मानना भी है यही। और बाकी तो आप देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है, और हमें पूरा विश्वास है आपके साथ जुड़ करके आपका सवाल अच्छा ही होगा, गलती आपसे नहीं होगी। तो मैं क्या देखता हूं सवाल के जवाब क्या मिल रहे हैं जी। ओके, तो बच्चों के लिए बात करते हैं, वन्य जीवन में क्या मिला है और आपका जवाब कैसा मिला। और आप देखेंगे यहां पर ABCD के रूप में आप लोगों के जवाब फिर से हमें मिलने की कोशिश जारी है। आपके कमेंट्स डी, ओ माय गॉड, विश्व, अरे भगवान, आप विश्व मानचित्र, बच्चों को तो विश्व मानचित्र में कहां पढ़ाते हो आप भाई? वन्यजीव संरक्षण के बारे में तो आपने सिखाने के बारे में, छात्रों को समझाने और सिखाने के लिए इनमें से कौन सा विश्व मानचित्र में राष्ट्रीय उद्यान वहां रखा गया है, ये नहीं है, आप समझो। देखिए जब भी कोई चीज अपडेट होती है, अब इसमें सारे ऑप्शन तो हैं, हालांकि वीडियो क्लिप जो थी वो बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्ट मैप तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि वो सिर्फ उनकी प्रजातियों के बारे में बात करेगा। क्या है वहां पर, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने वन्य जीव हैं, इन सब के बारे में डे पर डे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आती हैं, है ना। तो समाचार पत्र उन नीतियों, विधियों या तकनीकों का विवरण प्रदान करते हैं जिन्हें हाल ही में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, अखबार बच्चों को पढ़ा, सर्वश्रेष्ठ साधन होगा इन दी हुई टीलेम्स में। हालांकि वीडियो क्लिप बहुत अच्छा है, क्षेत्र विवरण बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसमें नहीं दिया है, तो आपको वो चुनना जो सबसे बेस्ट है। याद रहेगा, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। समाचार पत्र एकदम सही जवाब होगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रख लेते हैं, ये रहा आपके सामने एक और प्रश्न, देखते हैं क्या मिलता है। एनाकाडोटल, आप देखोगे अनेकाडोटल, आप अभी पूछे थे, किसी ने मुझसे पूछा था एनाकाडोटल क्या है, तो ये अनेक्डोटल जो है वो रिकॉर्ड क्या है, व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो देखेंगे बच्चे की प्रगति के बारे में स्कूल के अधिकारियों को दिखाई जाने वाली रिपोर्ट, माता पिता को दिखाई जाने वाली अनौपचारिक रिपोर्ट, अवलोकित घटना का सापेक्ष वर्णन, या बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं का संग्रह। अब देखेंगे आप इस पर क्या जवाब देने की प्रतिक्रिया करते हैं, ये मैंने अभी बताया है जी। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। एनाकोडल रिपोर्ट जो होते हैं, जिनको आप एनेक्डोटल रिपोर्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, और आपको बता दें आपका जवाब सही होना चाहिए। मैंने कहा ना, सभी रिकॉर्ड का संक्षिप्त वर्णन होता है, वो जितने भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं उन सभी का संक्षिप्त वर्णन जो है। आप समझते इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, देख लेते हैं एक बार। देखिए जितने भी आप रिकॉर्ड देखते हैं उसमें क्या होता है कि आप देखिएगा अवलोकन घटना का संक्षिप्त वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। जो भी टीचर ऑब्जर्व करता है, जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, शिक्षक द्वारा बच्चे के काम की अवलोकित घटना की संक्षिप्त रिपोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है, और इसको आप अपने रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपकी एनाकोडल रिकॉर्ड। तो बात समझ में आई। आज के 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, मैंने पूरी कोशिश की है जिससे कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर बेस्ट मिला है और आपको अच्छी सवाल मिले, तो भाई डेली आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इसी तरह के प्रश्नों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए पहले एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू।